Hello students, this is Sunil sir from Sardana Tutorials. Welcome to all my students. आज हम लोग पेपर जो डिस्कस करने वाले हैं ये एग्ज़ाम है आपका SSC CHSL 2019 और एग्ज़ाम की डेट है 3 जुलाई 03/07/2019। ये जो आज हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं इस पेपर का डिटेल है SSC CHSL का एग्ज़ाम है 2019 और एग्ज़ाम की जो डेट है वो 3 जुलाई है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस पेपर को जो डिस्कस करेंगे, जो पेपर है जैसे कि हम लोग पेपर एक एक करके डिस्कस करते चल रहे हैं, उसी कड़ी में ये अपना अगला पेपर आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो पेपर है पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है अ सम ऑफ ₹10,000 अमाउंट्स टू ₹11,664 in 2 years at a certain rate % per annum when the interest is compounded yearly. What will be the simple interest on the same sum for 5 years at the same rate? कह रहा है 10,000 की राशि किसी निश्चित ब्याज दर से वार्षिक संयोजित होते हुए 2 वर्षों में 11,664 रुपये हो जाती है, तो उस राशि पर उसी दर से 5 सही 2/5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए प्रिंसिपल दिया है, मतलब मूलधन दिया है, मिश्र धन दिया है, अमाउंट दिया है और टाइम पीरियड दिया, रेट नहीं पता है। बच्चों फार्मूला क्या होता है सीआई में जो फार्मूला होता है ये होता है A = P 1 + R/100 की पावर n होता है। सबकी वैल्यू यहाँ पर रखें। अमाउंट कितना दिया है 11,664, तो A की जगह क्या लिखेंगे 11,664 इक्वल प्रिंसिपल कितना है बच्चों 10,000, प्रिंसिपल हो गया हमारा 10,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है तो R/100 और टाइम पीरियड कितना है, कितने साल की बात कर रहा था 2, तो n की वैल्यू क्या होगी 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11,664/10,000 हुआ इक्वल इधर क्या हो जाएगा 1 + R/100 स्क्वायर हो गया ना। अब बच्चों ये आप देखो ये 100 का स्क्वायर है और ये 108 का स्क्वायर है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 108 का स्क्वायर और ये क्या बन गया आपका 100 का स्क्वायर बना, इक्वल क्या हो गया 1 + R/100 का स्क्वायर हो गया। अब अगर इसको हम लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं 108/100 पूरे का स्क्वायर है कि नहीं है, इक्वल क्या हो जाएगा 1 + R/100 का स्क्वायर। अब अगर पावर सेम है तो उनके बेस भी सेम होंगे, मीन्स 108/100 इक्वल क्या हो गया 1 + R/100 है ना। इससे बच्चों R/100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/100 की वैल्यू हो जाएगी, ये 1 इधर आ जाएगा माइनस में, तो 108/100 - 1, तो फाइनली कितना हो गया 108 - 100, तो 8/100 आ गया। अब R/100 की वैल्यू 8/100 है तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 8%। मतलब ब्याज की दर हमको पता चल गई क्या आ रही है 8%, और ब्याज की दर जब पता चल गई तो कह रहा है उस राशि पर उसी दर से, उस राशि मतलब प्रिंसिपल हमारा क्या था 10,000 वो वही रहेगा, उसी दर पर ब्याज की दर हमने कैलकुलेट कर ली है 8%, तो 5 सही 2/5 वर्षों में कितना होगा। ऐसा इक्वल क्या होता है बच्चों, फार्मूला साधारण ब्याज इक्वल होता है PRT/100, ये होता है ना PRT/100। तो यहाँ वैल्यू रखनी है बस, प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों 8% इंटू टाइम पीरियड क्या है 5 × 5 25, तो 27/5 और अपॉन का 100 जो रहता है वो ऐसे लिख दिया है ना। तो 20 ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 28 जा 160, तो ये 160 इंटू क्या हो जाएगा 27, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 0 तो ऐसे लिख दिया, 16 7 जा 112 मीन्स 2 11, 16 2 जा 32 एंड 11 43
है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 4320, और 4320 जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है ए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 4320। तो देखा आपने किस तरीके से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व किया गया था। देखिए हमें प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में पता था, अमाउंट पता था, टाइम पीरियड पता था, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता था। तो हमने फार्मूले का यूज किया और फार्मूले को यूज करके धीरे धीरे सॉल्व करते हुए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, जो कि क्या आ रहा है 8% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आ गया तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने एसआई की काउंटिंग कर ली। एसआई इक्वल पीआरटी अपॉन 100 ये फार्मूला होता है। पी की वैल्यू 10,000 रखी, आर की वैल्यू 8 रखी, टी टाइम पीरियड क्या है 5 सही 2/5 वर्ष है। तो इसको सिंपल फ्रैक्शन मिलाएंगे तो 25 तो 27/5, मतलब जहाँ पर टाइम लिखा था वहाँ पर हमने 27/5 लिख दिया और अपॉन में 100 कर दिया और फाइनली सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से जो साधारण ब्याज आया वो कितना आ गया 4,320 रुपये। क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया था बच्चों। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। If an 11-digit number 555888406 x6 is divisible by 72, what is the value of 9x minus 2y for the least value of x? है ना। कह रहा है 11 अंकों की कोई संख्या है 5y 5888406 x6 और ये 72 से डिविजिबल है। तो कह रहा है x के न्यूनतम मान के लिए 9x माइनस 2y का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर सेट में हर एग्ज़ाम में एसएससी CHSL का जो भी हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें इस तरीके का एक क्वेश्चन मिलता है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए नंबर हमारी क्या है 5y 5y 5888 5888 406 x एंड 6 है ना। अब कह रहा है ये जो नंबर है बच्चों ये नंबर किससे डिविजिबल है 72 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है 72 से डिविजिबल है। अगर बच्चों ये नंबर पूरी की पूरी 72 से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है कि ये नंबर 9 और 8 से भी डिविजिबल होगी और 9 से भी क्या होगी डिविजिबल होगी। अगर ये 72 से डिविजिबल है तो ये श्योर है कि ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होगी और 9 से भी डिविजिबल होगी। भाई कोई भी नंबर अगर 72 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब अब 72 के फैक्टर्स क्या होते हैं 8 और 9 है ना। तो 8 से भी डिविजिबल होगी और 9 से भी डिविजिबल होगी। अब चेक करते हैं 8 से डिविजिबिलिटी की अगर बात करें तो लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट अगर हम लें तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 6x6। अगर हम 8 से डिविजिबिलिटी की बात करें 8 से डिविजिबल है अगर ये नंबर है ना तो देखो क्या होगा। जरा ध्यान देना हम यहाँ पर लिखते हैं x की वैल्यू 1 तो 616 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 रखी तो जरा सॉल्व करो 8 से डिवाइड करके देखो तो क्या हो जाएगा 8 सत्ते 56 8 सत्ते कितना होगा 56 5 बचा तो 56 हो गया 8 सत्ते 56। देखिए पूरी तरीके से 8 से डिविजिबल है कि नहीं है कि नहीं है। मतलब जब यहाँ पर 616 बना तो ये 8 से डिविजिबल नंबर है। मतलब हमें इतने पर ध्यान देना था 16 8 से डिविजिबल है कि नहीं। इसी तरीके से अगर हम 656 कर दें तो ये 8 सत्ते 56 ये भी डिविजिबल है कि नहीं 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसी तरीके से अगर हम 6 यहाँ पर 96 कर दें 96 कर दें तब भी ये 8 से क्या है डिविजिबल है ना। इस तरीके से यहाँ पर हमने जो x की वैल्यू ली है वो 1 आ सकती है। x की वैल्यू क्या आ सकती है 1 आ सकती है 5 आ सकती है और 9 आ सकती है। तो हमें एक चीज़ श्योर हो गई कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 1 हो सकती है 5 हो सकती है और 9 हो सकती है। x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है 1 5 एंड 9। बट हमें x की न्यूनतम वैल्यू लेनी है मिनिमम लीस्ट वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर x की न्यूनतम वैल्यू क्या है बच्चों x की न्यूनतम जो वैल्यू है वो क्या है 1 है। तो इसको लेंगे x की वैल्यू क्या हो गई 1। अब अगर x की वैल्यू 1 है तो चलो इसी को बेस करते हैं। अब हम इसको 9 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। 9 से डिविजिबल होने के लिए जो डिजिट का सम होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर डिविजिबिलिटी
डिविजिबिलिटी बाई 9, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 9, मतलब जो अंकों का योग होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलो अंकों का योग करो तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 5 प्लस वाई प्लस 5 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस x प्लस 6। ये 9 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो देखो x की हमें कौन सी वैल्यू लेनी, मिनिमम वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1। तो ये हो जाएगा, देखिए पहले डिजिट ऐड कर लो, तो 5 5 10 और ये 24 एंड 10 34 एंड 4 38 एंड 6 44 और x की वैल्यू 1, 44 एंड 1 45 एंड 9 कितना हो गया 45। तो ये आ जाएगा आपका y प्लस 45 प्लस 9 कितना आ गया, ये आ गया y प्लस 54 हो गया, y प्लस 54। अब y प्लस 54 अगर आ रहा है तो 9 छक्का 54, 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। जब हम x की वैल्यू 1 लेकर इसको सॉल्व कर रहे हैं, x की मिनिमम वैल्यू 1 लेकर इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो डिजिट का सम क्या आ रहा था 54, मतलब y प्लस 54 और y प्लस 54 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 छक्का 54 होता है ना, 9 6 54 होता है। इट मीन्स y की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 0, तभी तो 0 प्लस 54 करोगे तभी तो क्या आएगा 54, और 54 क्या 9 से डिविजिबल है। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। तो हमसे क्या पूछा गया, देन हमसे पूछा गया है 9x माइनस 2y, है ना, 9x माइनस 2y। तो कितना हो जाएगा 9x की वैल्यू क्या है 1, 9 इंटू 1 माइनस 2y, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 9 1 जा 9, 9 माइनस 0, 9 माइनस 0 कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पर एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं कुछ एरर तो नहीं। 5 5 10 10 24 34 34 4 38 38 6 44 44 1 45 45 9 54 54 y प्लस 54, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 9 आ रही है। और 9 तो कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है ना, 9 कहीं ऑप्शन में नहीं गिवन है। तो 5 3 4 और 7 ऑप्शन दिए हैं, जबकि इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है आपका 9। इसको करेक्ट कर लो, इसको कहीं पर एक ऑप्शन बना लेते हैं। ये जो 7 दिया है 7 की जगह एक काम कर लेते हैं कि ये जो डी ऑप्शन है वो 7 की जगह हमारा क्या है 9 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो एक एरर है, प्रिंटिंग एरर हो सकती है। तो इस तरीके से बच्चों इस ये जो क्वेश्चन था वो क्या था, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। अगर ये पूरी नंबर 72 से डिविजिबल थी तो जाहिर सी बात है ये नंबर 8 और 9 से भी डिविजिबल होगी। अब हमने 8 से डिविजिबिलिटी चेक करी, तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ ले लिया कि 616 है तो 616 को चेक किया, 8 से डिविजिबल है कितने टाइम 77। अगर यहाँ पर 16 है ये डिविजिबल है, तो यहाँ पर अगर 56 होगा तो ये भी तो डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 96 होगा तो ये भी 8 से डिविजिबल होगा। तो x की जो संभव वैल्यूज हैं वो क्या है 1 5 और 9, 1 5 और 9। हमें लीस्ट वैल्यू लेनी, तो लीस्ट वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी बाई 9 से डिविजिबिलिटी के लिए अगर हम चेक करते हैं तो ये जो इस नंबर के डिजिट का सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या हो गया 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4 0 प्लस 6 प्लस x प्लस ये सॉरी ये गलती हो गई है, यहाँ पर गलती क्या हो गई है 6 प्लस x प्लस 9 नहीं, ये बच्चों क्या है 6 है ना। तो यहाँ पर 6 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा,
51 हो जाएगा, सॉरी 51 हो जाएगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू y की बात करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। y की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू जब यहाँ पर 3 रखेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 3y, मतलब 9 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 मतलब 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। और 3 किस ऑप्शन में दिया है, इसमें दिया है, तो सही आंसर क्या होगा ये। ठीक है, इसको क्लियर कर लेंगे। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो कितना आ जाएगा, 3। वो बस यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर हो गई थी, 6 की जगह हम लोग 9 लिख गए थे, उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या आ जाएगा, 9x माइनस 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इस तरीके से देखें बच्चों किस बढ़िया तरीके से हम लोग, तो इस तरीके के हम लोग कई और भी क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRS is a cyclic quadrilateral if angle P is 4 times angle R and angle S is 3 times angle Q, then the sum of angle Q and R। ठीक है, देखिए PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर कोण P कोण R का 4 गुना है तथा कोण S कोण Q का 3 गुना है तो कोण Q तथा कोण R का योग क्या होगा। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। पीछे कई बार ये डिस्कशन हो चुका है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर हों। तो चलिए बना लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्किल हो गया, इस पर कोई भी एक ऐसे चतुर्भुज बना लेंगे। ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया, A B C और ये D है ना। ए बी सी डी की जगह पी क्यू आर एस लिया गया है। ए बी सी डी की जगह क्या ले लिया गया बच्चों, पी क्यू आर एस है ना। तो पी क्यू आर एस अगर हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर दूसरा बना लेते हैं। ये है आपका ऐसे पी क्यू आर और एस है ना। कह रहा है जो कोण P है वो R का 4 गुना है ना। एंगल P इक्वल क्या है बच्चों, 4 टाइम्स एंगल R। एंगल P जो है मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल का 4 गुना है। ठीक है, एंगल P अगर एंगल R का 4 गुना है और दूसरी इंफॉर्मेशन दी है एंगल S एंगल Q का 3 गुना है। एंगल S इक्वल कितना दिया है, 3 टाइम्स एंगल Q है ना। ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है, चारों शीर्ष इसके वृत्त पर हैं, तो डेफिनेटली ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। मीन्स एंगल P प्लस एंगल R इक्वल क्या होगा, 180 होगा कि नहीं होगा। अब देखो एंगल P इक्वल 4 एंगल R है, तो जहाँ पर एंगल P लिखा है वहाँ पर लिख देंगे 4 टाइम्स एंगल R प्लस ये एंगल R ऐसे लिखा रहा इक्वल क्या हो गया, 180 हुआ। 4 टाइम्स एंगल R ये है, 1 टाइम ये है, तो 5 टाइम्स एंगल R इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 180। मतलब 5R की वैल्यू 180, तो एंगल R की वैल्यू क्या होगी, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 36 डिग्री। एंगल R की वैल्यू क्या गई, 36 डिग्री। अब इसी तरीके से एंगल S और Q ये आमने सामने के हैं, इनका सम क्या होगा, 180। एंगल S प्लस एंगल Q इक्वल क्या हो जाएगा, 180। और एंगल S इक्वल 3 टाइम्स दिया है एंगल Q के, तो 3 टाइम्स एंगल Q हो गया प्लस एंगल Q इक्वल क्या हो गया, 180 हो गया ना। तो ये 4 टाइम्स एंगल Q इक्वल हो गया 180, तो एंगल Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री। तो बच्चों एंगल R की वैल्यू 36 आ रही है, एंगल Q की वैल्यू क्या आ रही है, 45, और Q और R का पूछा गया सम। देन एंगल Q प्लस एंगल R, एंगल Q प्लस एंगल R कितना हो जाएगा। एंगल Q की वैल्यू क्या आ रही है, 45 प्लस एंगल R कितना आ रहा है, 36, दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 6 11 5 3 8 81 डिग्री आ जाएगा। और 81 देखो कहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये था क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बस क्या करना था, ये जो कंडीशन हमने नोट करी बस ये ध्यान रखना था कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180।
तो जैसे ये एंगल P और R ये आमने सामने के हैं, तो एंगल P और एंगल R का सम क्या है 180। अब जैसे कि कंडीशन लगाई थी कि एंगल P जो है वो 4 टाइम्स एंगल R का, तो जहाँ P लिखा था वो वहाँ पे 4 टाइम्स एंगल R लिख दिया, प्लस ये एंगल R पहले से था तो 5 टाइम्स एंगल R इक्वल हो गया 180 के, तो एंगल R की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। इसी तरीके से हमने एक बार इसको ले लिया एंगल S प्लस एंगल Q, ये क्या हो जाएगा 180 के इक्वल, और यहाँ पर एंगल S इक्वल क्या है 3 टाइम्स एंगल Q, तो इसकी जगह 3 टाइम्स एंगल Q, और एक बार ये लिखा था तो 4 टाइम्स एंगल Q की वैल्यू क्या आ गई 180, तो एंगल Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। एंगल Q हमारा 45 आ रहा है, एंगल R हमारा 36 डिग्री आ रहा है, और हमसे यही पूछा गया था एंगल Q और एंगल R का जो सम है वो क्या है, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो इस तरीके से आंसर आ गया 81 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर C में था। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ट्रायंगल ABC BD परपेंडिकुलर टू AC, त्रिभुज ABC में BD जो है वो AC पर क्या है परपेंडिकुलर है, लंबवत है। E इज ए पॉइंट ऑन BC सच दैट एंगल BEA इक्वल x डिग्री। इफ एंगल EAC इक्वल 38 डिग्री है, एंगल EBD इक्वल 40 डिग्री है, देन द वैल्यू ऑफ x, तो x का मान क्या होगा। कह रहा है त्रिभुज ABC में BD जो है वो AC के लंबवत है। BC पर E एक बिंदु है जहां पर एंगल BEA इक्वल x डिग्री है। यदि एंगल EAC इक्वल 38 डिग्री और एंगल EBD इक्वल 40 डिग्री है तो x का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए एक ये ट्रायंगल है, ये A है, B है और ये C है ना, A B से। इसमें कह रहा है BD जो है AC पर परपेंडिकुलर है, AC इस पर परपेंडिकुलर, BD जो है इस तरीके से ये D पॉइंट हो गया और ये एंगल हो गया 90 डिग्री हुआ। लंबवत का मतलब ये एंगल क्या होगा 90। BC पर E एक बिंदु है। अब BC पर E एक बिंदु है, E एक बिंदु ले लिया, यहाँ पर सपोज कोई पॉइंट है E, ये कौन सा पॉइंट है E, BC पर एक पॉइंट है E, जहां एंगल BEA इक्वल x डिग्री। BEA अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो BEA मतलब ये जो एंगल है वो कितना है x डिग्री है। यदि EAC ये वाला एंगल कितना दिया है 38 डिग्री दिया है ना, और एंगल EBD मतलब ये वाला एंगल कितना दिया है 40 डिग्री, ये एंगल दिया है बच्चों 40 डिग्री दिया है ना। तो कह रहा है x का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों ध्यान दो, ये आपने इस पर लंब डाला था या बोला गया था कि BD जो है वो AC पर लंबवत है, तो ये एंगल 90, तो इधर वाला ये एंगल भी आपका क्या होगा 90 होगा। डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा 90 होगा कि नहीं होगा। अगर ये एंगल है तो ये भी क्या होगा 90, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल कितना बनता है 180, तो ये भी हो गया। अब अगर इस त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से ये पता है 90, ये पता है 38, तो ये एंगल कितना होगा ये निकाल सकते हैं ना। तो इसका नाम हम लिख लेते हैं, E तक हो गया, इसका नाम मान लो ये क्या है F है ना। तो एंगल AFD इक्वल क्या होगा, एंगल AFD इक्वल क्या हो जाएगा, AFD मतलब ये वाला एंगल 180 में हम क्या क्या माइनस कर देंगे 90 और 38, तो 180 माइनस 90 प्लस 38 इतना कर दो, कितना हो गया 180 माइनस 90 और 38 128 माइनस हो गया, 128 माइनस हो जाएगा तो कितना 180 में 128 माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 52 डिग्री आएगा। मतलब ये वाला एंगल हमें पता चल गया कितना आ रहा है बच्चों 52। और अगर ये एंगल 52 आ रहा है तो क्रॉस में इस तरीके से जो भी एंगल्स बनते हैं ये इक्वल होते हैं, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होता है। तो अगर ये 50 ये क्रॉस ही तो बन रहा है, देखो ऐसे क्रॉस हो रहा है, तो अगर ये 52 है तो हमारा ये भी क्या होगा 52, मतलब ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा 52 डिग्री हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो एंगल x कैसे निकलेगा, तो एंगल x इक्वल हो जाएगा 180 में क्या माइनस कर देंगे 180 माइनस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से ये 40 पता है ये 52 पता है, तो 180 में अगर हम 40 और ये 52 हटा दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या 180 माइनस 40 प्लस 52 है ना, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 14 52 कितना हो गया 92
कितना हो जाएगा 92, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 88 डिग्री। तो एंगल x की जो वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आएगी 88, और 88 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से देखा आपने कि इस एंगल की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 88 डिग्री। था ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से समझ लो, ये इस पर 90 डिग्री था लंबवत था, अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90। अब हमने इस बार इस ट्रायंगल को लिया है, ट्रायंगल AFD में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, उसमें से ये पता है 90, ये पता है 38, तो ये हम निकाल सकते हैं 180 में इसको और इसको माइनस कर देंगे। तो एंगल AFD हमारा 180 में 90 और 38 माइनस किया तो कितना आ गया 52, और अगर ये 52 है तो क्रॉस वाले एंगल बराबर होते हैं, अगर ये 52 है तो ये भी 52 होगा। अब ये 52 है, ये 40, अब की बार ये त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, तो x की वैल्यू क्या होगी 180 में ये 40 और ये 52 हटा दोगे तो इस तरीके से एंगल x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 88 डिग्री। तो देखा बच्चों कितने बढ़िया से क्वेश्चन इस सेट में आए हैं और कितने बढ़िया से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो बस इसी तरीके से ही कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ cot थीटा इक्वल √6 देन द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। देखो cot थीटा की वैल्यू बच्चों क्या दिया है, cot थीटा इक्वल दिया है हमारा √6। अगर cot थीटा की वैल्यू √6 है तो बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, cot और tan उल्टे होते हैं, तो cot थीटा अगर √6 है तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1/√6 होगा। फिर हमसे पूछा गया cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा और अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो चलिए बात करते हैं अपना जो एग्जैक्टली क्वेश्चन है। cosec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये है ना। तो चलिए cosec स्क्वायर थीटा ये क्या है, एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख दिया, प्लस sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया, अपॉन ये हो गया आपका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हुआ ना बच्चों, मतलब पूरा क्वेश्चन tan और cot में आ गया और हमें tan और cot दोनों की वैल्यू पता है, बस हमने इसीलिए इसको ऐसे किया है जिससे कि हमको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना रह जाए, बाकी सारी प्रॉब्लम्स बाकी सारे इश्यूज क्या हो जाए खत्म हो जाए। तो बस अब आपको डायरेक्टली वैल्यू रखनी है, तो क्या हो जाएगा देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot थीटा की वैल्यू √6 है तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 6 प्लस 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू 1/√6 है तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6 हो गया, अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 1/6 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे 6 1 कितना हो गया 7 प्लस 6 1 6 1 7/6 7/6 नीचे क्या हो जाएगा 7 माइनस 7/6। जरा सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो 7 6 42 42 और 7 49 49/6 अपॉन 7 6 42 42 माइनस 7 42 में 7 घटाएंगे 35/6। अब इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 49/35 है ना, और डिवाइड कर देंगे 7 तो 7 7 जा 49 7 5 जा 35, 7 से डिवाइड करने पे ये तो आ जाएगा 7 7 49 7 5 35, तो 7/5 आ गया। और 7/5 देखिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो बच्चों ऑप्शन सी जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया है, बस हमें ये पता था कि cot थीटा इक्वल √6 है। जब ये पता है कि cot थीटा इक्वल √6 है तो डेफिनेटली जो tan थीटा होगा वो 1/√6 होगा। मतलब अब हमें दो चीज़ें पता चल गई, cot थीटा √6 है, tan थीटा 1/√6 है। तो जो पूछा गया था cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो अब इसको हमें cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर को tan और cot में चेंज कर लेना था। तो cosec स्क्वायर थीटा जहाँ पे लिखा था वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और जहाँ पर cot स्क्वायर थीटा लिखा था sec स्क्वायर थीटा लिखा था वहाँ पे हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो पूरा क्वेश्चन हमारा tan और cot में आ गया। देखो
कॉट और टेन ही सब जगह आ रहा है और कॉट और टेन की वैल्यू हमें पता है तो सबकी वैल्यू रखी। तो जैसे ये लिखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू √6 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 6 प्लस ये बन जाएगा 1 प्लस 1/6। इसी तरीके से नीचे और इसके बाद बस सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 2/3, जहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से कम है, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल बच्चों क्या दिया है 2/3, है ना। एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं साइन थीटा इंटू सेक, कॉस का उल्टा होता है तो ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 2/3। अब कॉस स्क्वायर थीटा को अलग अलग कर दो, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा, एक कॉस थीटा इसके अपॉन में कर देंगे तो कॉस थीटा इंटू इधर आ जाएगा 1 कॉस थीटा। हो गया भाई, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, इसको कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कर दिया, एक कॉस थीटा को साइन थीटा में मिला दिया, एक को अलग लिख दिया, इक्वल 2/3। अब बच्चों ये देखो क्या लिखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, ये tan थीटा हो गया, इंटू 1 कॉस थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है सेक थीटा, इक्वल क्या हो गया 2/3। तो हमें ये पता चल गया tan थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल क्या आ रहे हैं 2/3। ये तो आ गया tan थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 2/3। अब एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होता है ना। तो अगर ये आइडेंटिटी होती तो इससे बताओ सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी √ इधर लग जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब वही काम यहाँ पे करना, जहाँ सेक थीटा लिखा वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिससे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन tan में चेंज हो जाए। तो ये हो जाएगा tan थीटा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल क्या हो गया बच्चों 2/3 हुआ। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो √ का काम खत्म हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से √ हट जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा इक्वल 4/9 हो जाएगा। 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 tan की पावर 4 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 4। इसको सही फॉर्मेट में अगर हम लिख लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 9 tan की पावर 4 थीटा माइनस 9 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा, 9 tan स्क्वायर थीटा, ये तो ऐसे लिखा रहा है, 4 इधर ले आएंगे तो -4 इक्वल 0। अब ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 9 4 जा 36, 36 के ऐसे फैक्टर्स के बीच वाली नंबर 9 आ जाए तो 9 चौको 36, इसका मल्टीप्लाई हुआ। अब 36 के ऐसे फैक्टर्स करने की 9 आ जाए तो 12 × 3 36 होता है, 12 और 3 का डिफरेंस क्या होता है 9 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 9 tan की पावर 4 थीटा प्लस 12 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा -4 इक्वल क्या हो गया 0। देखो 9 tan स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे लिख दिया 12 tan स्क्वायर थीटा -3, तो 12 - 3 9 tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब एक बार ये पेयर ले लो, एक बार ये पेयर, तो इसमें क्या हो जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा, नहीं 3 tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो। 3 tan स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो 3 3 जा 9, 3 tan स्क्वायर थीटा आया, 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 4 जा 12 प्लस 4 आ जाएगा। -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4, क्योंकि -1 क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल क्या आ गया 0।
अब पूरे में 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉमन है, 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल 0। अब एक बार ये इक्वल 0 करोगे, एक बार ये इक्वल 0 करोगे, तो 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल 0 करोगे तो tan में ये 0 वैल्यू आ जाएगी। आइदर 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल 0, तो इससे tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और tan में 0 जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, और 0 वैल्यू हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि बोला गया 0 से थीटा की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए बट 90 से कम होनी चाहिए, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नॉट एक्सेप्ट, है ना। तो अब दूसरा ऑप्शन हमारा क्या बचा, इसको 0 करेंगे। नाउ आइदर 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल 0 करेंगे, तो इससे 3 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो इससे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3, और tan में 1/√3 वैल्यू 30 की होती है, तो tan 30 हो गया, तो इससे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ये एक्सेप्ट करी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल कर रही है, 0 से ज़्यादा है बट 90 से कम है, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। तो हमसे पूछा क्या गया है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पूछा गया है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर क्या हो गया 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री हो गया। अब वैल्यू रखेंगे तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये 1/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/4, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 3 3 जा 9, 9 और 4 13/12, 13/12, और 13/12 देखो किसमें ऑप्शन दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 13/12। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 13/12। ये समझ में आ गया, 4 1 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 13/3 4 जा 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहे हैं 13/12। किस तरीके से किया गया बच्चों वो समझ गए होंगे। क्या काम किया था हमने, साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos, तो 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल 2/3, फिर cos स्क्वायर थीटा को ब्रेक करके अलग अलग करके ऐसे लिख दिया। फिर ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, ये बन जाएगा सेक थीटा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 2/3। फिर सेक थीटा जहाँ लिखा है यहाँ पे हमने अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। क्यों? क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो यहाँ दो वैल्यूज आ जाएंगी, जिसमें से एक 0 डिग्री आएगी। 0 डिग्री हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए बट 90 से कम होनी चाहिए। तो दूसरा फिर हमारे पास बचा था कि या तो ये बराबर 0 होगा, तो 3 tan स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल 0 किया। इससे थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई तो ये उठा के यहाँ पे पूछ लिया tan स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बन जाएगा, क्योंकि यही पूछा गया था ना tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। सॉल्व किया तो ये 1/3 बन गया, ये बन जाएगा 3/4। सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया 13/12। इस तरीके से ये क्वेश्चन था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।